जय हिंद कैडेट्स। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास का प्रमुख युद्ध। इस नोट में हम जानेंगे भारत के इतिहास में हुए सभी युद्धों के विषय में, जिन्हें हम निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। यूरोपियों के आगमन से पूर्व हुए भारतीय राजाओं तथा विदेशी शासकों के युद्ध, यूरोपियों के आगमन तथा उनके जाने तक के युद्ध, स्वतंत्र भारत के युद्ध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जो टॉपिक है आपका भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, ये एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट में पूछे जाने वाले 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस में जरूरी तौर पे पूछे जाते हैं। साथ ही कुछ जो स्वतंत्र भारत के युद्ध हैं वे तो प्रत्येक वर्ष लगभग पूछे ही जाते हैं, और किन किन के मध्य हुआ और कौन इसका परिणाम क्या रहा, किस सन में हुए, तो ये भी पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी लेकर के आया। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा यूरोपियों के आगमन से पूर्व हुए भारतीय युद्ध। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं हाइडेस्पीस का युद्ध, जिसे बितस्ता या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। और 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर था उसका आक्रमण हुआ था, और राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई, राजा पोरस की हार हुई। लेकिन सिकंदर राजा पोरस के साथ मित्रवत का व्यवहार करके उसे छोड़ देता है, मित्र बना करके, और उसका राज्य से वापस लौटा देता है। यहीं से सिकंदर वापस चला जाता है। फिर है अगला कलिंग की लड़ाई। आपने इसका नाम सुना होगा जब भी आपने अशोक के विषय में पढ़ा होगा। सम्राट अशोक हमारे इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, जिनका जो है हृदय परिवर्तन कलिंग के युद्ध से ही हुआ, और यहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया। ये समय है इसकी 261 ईसा पूर्व, और ये सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच हुआ था, जहाँ पे कलिंग में कई सारे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के सबको देखकर इन्हें काफ़ी ग्लानि की अनुभूति हुई, और इन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय लिया। अगला है सिंध की लड़ाई। ये 712 ईस्वी में हुई। सिंध प्रांत जो है सिंधु नदी के किनारे, उसके नाम पर है ये। 712 ईस्वी में हुई। इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। वहाँ के जो राजा थे उन्हें हटा करके वहाँ पे अरबों, जो अरब देश के जो लोग थे, उनकी सत्ता स्थापित हुई। फिर हम देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, जहाँ से आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की लगभग नींव पड़ रही थी। ये 1191 ईस्वी में हुआ, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और इसके अगले ही साल 1192 ईस्वी में फिर हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर वह अपने देश ले गया। फिर है चंदावर का युद्ध। ये 1194 ईस्वी में हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। तो ये 3 युद्ध हुए प्रमुख रूप से। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध। इसमें भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल शासक जो बाबर था, वह दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुआ, और यहाँ से जो है मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने ही की थी, और यहीं से मुगल वंश की शुरुआत हुई पानीपत के प्रथम युद्ध से 1526 ईस्वी में। इसके बाद एक और युद्ध होता है खानवा का युद्ध। ये 1527 ईस्वी में जस्ट अगले ही साल बाबर करता है राणा सांगा के साथ, जिसमें राणा सांगा को वह पराजित करता है। फिर है घाघरा का युद्ध, जो 1529 में हुआ, इसके 2 साल बाद। ठीक है, 1529 में हुआ, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया और अफगानों को खदेड़ दिया। अगला है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में हुआ, पिछले युद्ध से 10 साल बाद। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं को जो है बादशाहत से अलग किया। इसके बाद कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। एक बार फिर से शेर शाह और हुमायूं आमने सामने आते हैं, जिसमें शेर शाह हुमायूं को भारत से खदेड़ देता है। लेकिन शेर शाह का जो अंतिम सैन्य अभियान था, उसमें शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तोपखाने में, और फिर से बाबर आता है, और फिर से मुगल वंश अपना वापस स्टार्ट हो जाता है। फिर है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये 1556 ईस्वी में हुआ। इसमें अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें अकबर की सेना विजयी हुई, और ये बैरम खां के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था 1556 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर
की जो संयुक्त सेना थी उसने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था। सदाशिव इस समय यहाँ के थे शासक, और ये उस समय दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू साम्राज्य था विजयनगर, जिस पर अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के जो शहंशाह थे उन्होंने आक्रमण किया था, और इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, अंत कर दिया उनका, और इसके खंडर आज भी हैं, आप जा करके देख सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 ईस्वी में हुआ। इसमें अकबर और राणा प्रताप के युद्ध हुआ। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा और चेतक का नाम भी सुना होगा। ये वही राणा प्रताप हैं जिन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने मृत्यु से पहले इन्होंने 22 किलों को जीत लिया था, सिर्फ 2 किलों को छोड़कर, जिसमें चित्तौड़ भी शामिल था। तो इन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और अंत में 2 किलो को छोड़कर बाकी सभी किले इन्होंने अपने वापस ले लिए। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये 1761 में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में भिड़े। और यहाँ पे गलत टाइप हो गया, यहाँ पे जो है मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली भारत पे आक्रमण करने आया था और भारत को लूट करके वापस जाने की फिराक में था। उस समय मराठे इनसे भिड़े और इस पे मूवी बनी हुई है, बाजीराव मस्तानी, आप देख सकते हैं। वो पानीपत का तृतीय युद्ध उसमें दिखाया जाता है। चलिए, अगला है यूरोपियों का आगमन के पश्चात हुए युद्ध। तो हमने पहले पढ़ा यूरोपियों के आगमन से पहले के युद्ध, जो हमारे भारतीय राजाओं ने आपस में लड़े या फिर विदेशी शासकों के साथ लड़े। अब हमारा है यूरोपियों के आगमन के पश्चात युद्ध, जिसमें प्रमुख रूप से यूरोपीय ही युद्ध करते हुए नजर आएंगे। भले उनके जो है माध्यम भले भारतीय राजा रहे हों, लेकिन कारण उनके यूरोपीय वाले की रहे। पहला मैसूर और अंग्रेजों के मध्य हुए युद्ध, जिसमें आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल नेपाल संबंध, अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध इत्यादि प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल के प्रमुख युद्ध। इसमें प्लासी का युद्ध। समय है 1757 ईस्वी। और बंगाल का मैं इसलिए पहले मैंने लिखा है क्योंकि बंगाल से ही अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करने की जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया वो बंगाल से ही आरंभ किया था। तो 1757 ईस्वी आप ऐसे याद कर सकते हैं, 1857 में हमारे यहाँ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इससे जस्ट पहले, जिससे जस्ट 100 साल पीछे आप जाइए तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और यहीं से अंग्रेजों ने अपनी नींव डाल दी थी सत्ता में। किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। इसमें बात ये हुई थी कि ये कोई युद्ध हुआ नहीं था, ये एक छल था। सिराजुद्दौला जब अपनी सेना के साथ प्लासी के मैदान में खड़ा था तो वहाँ पर जो उसकी सेना के सेनापति थे वह अंग्रेजों के साथ मिल गए और उसे धोखा दिया गया। वहाँ पे युद्ध कुछ नहीं हुआ और इसकी सिराजुद्दौला की सेना ने अपने घुटने टेक दिए, हथियार नीचे डाल दिए, जिससे मात्र 250 या 300 अंग्रेजों ने, शायद इतनी संख्या थी, इनकी पूरी सेना को कब्जा कर लिया। ये सिर्फ भारतीय गद्दारों का ही परिणाम था कि भारत अंग्रेजों की सत्ता के अधीन आ गया। चलिए, 1757 में इसमें सिराजुद्दौला की मौत होती है। अगला है बक्सर का युद्ध। इसके जस्ट 4 साल इधर और 7 साल बाद बक्सर का युद्ध होता है। आप देख सकते हैं कि 7 साल के अंदर अंग्रेज दोबारा उठापटक करते हैं और इसमें अंग्रेज शुजाउद्दौला, जो कि सिराजुद्दौला के बाद बनाया गया था, इसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाएं जो हैं वो लड़ी थी अंग्रेजों के साथ और जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और ये हारे। इस युद्ध में जो है मुगल बादशाह की जो वजीर था, जो प्रधानमंत्री एक तरीके से है, अवध के नवाब, ठीक है, उनकी भी जो कमजोरी थी वो खुल के सामने आई और इसमें 3 राजाओं को उन्होंने हराया। इस वजह से इन्होंने बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों की जो दीवानगी थी वो अपने अधीन कर ली और यहाँ से इनका जो विस्तार है वो एक तरीके से आगे बढ़ता जाता है। फिर है अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध। ये है अंग्रेजी फ्रांसीसी का जो संघर्ष होता है, ठीक है, तो वो कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। बात यह है यहाँ पे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के कई सारे उपनिवेश थे पूरे दुनिया भर में, तो वो जहाँ पर भी आमने सामने होते थे, ठीक है, अगर वहाँ पे उनके आपस जो उनके मूल देश हैं अगर वो लड़ रहे हैं आपस में, तो ये जहाँ भी होते थे वहाँ लड़ाई करना शुरू कर देते थे। तो वही है, भारत में थे तो यहाँ पर भी इन्होंने लड़ाई करना शुरू किया और अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, व्यापार पर भी और राजनीति पे भी। तो वही है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 2 साल चला। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज पर अधिकार कर लिया था, यही तत्कालीन कारण था। और
इसमें अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य कुछ होता नहीं है, बस एक्स-ला-सैपल की संधि होती है और उनके जहाज़ उन्हें वापस कर दिए जाते हैं 1778 में, ठीक है। इसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 55 के मध्य हुआ। इसका कारण था कि कर्नाटक का जो नवाब का पद था, तो उसको लेकर के, उसके उत्तराधिकार को लेकर के, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने नासिर जंग को सहायता दी और फ्रांसीसियों ने चांद साहब को। इसमें अंत में चांद साहब मारे जाते हैं और अंग्रेज विजय होते हैं और नासिर जंग को बना दिया जाता है वहाँ का राजा नवाब। अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसे बांडीवास युद्ध के नाम से भी जानते हैं, 1760 में हुआ। इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वही युद्ध होता है, ठीक है। परिणाम है इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और फ्रांसीसियों ने जो है उत्तर भारत में आने का सपना छोड़ दिया, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, कुछ प्रदेशों में सिमट कर रह गए। अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर में आपने दो प्रमुख व्यक्तियों को सुना होगा, जिसमें एक होते हैं हैदर अली, दूसरे होते हैं उनके पुत्र टीपू सुल्तान। तो ये अंग्रेजों के साथ भिड़े रहते हैं, जिसके चक्कर में 4 युद्ध होते हैं। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ और इसमें हैदर अली और अंग्रेज आपस में भिड़े, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और परिणाम इसका ये निकला कि इसमें मद्रास की संधि हुई, ठीक है। इसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, समय था 1780 से 84 ईस्वी। ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो अनिर्णित छूटा। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है युद्ध के समय पर ही और मंगलौर की संधि होती है, जो कि इसका बेटा टीपू सुल्तान कराता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आप इसके बेटे टीपू सुल्तान को देखेंगे, जिसके फ्रांस के साथ अच्छे संबंध थे और अंग्रेजों को यही बात खटक रही थी कि फ्रांस जो है इधर ना आए। तो समय था 1790 से 1792 ईस्वी। समाप्ति हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ ये, जैसा कि मैंने पहले बताया, और ये संधि के साथ ही समाप्त होता है, क्योंकि इसमें कुछ निर्णय नहीं होता है। 1790 1792 ईस्वी। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, समय है 1797 से 99 ईस्वी, जिसके बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ है, ठीक है। टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति जो है वह पराजित होती है और अंग्रेजी राज में विलय हो जाती है। तो ये 4 युद्ध होते हैं और आप देख सकते हैं कि सन 1800 के बाद मैसूर को ये रखते ही नहीं है, 1800 से पहले ही मैसूर को निपटा देते हैं 1797 से 99 में। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, कहीं अगर विकल्प में आता है 1800 के बाद की कोई डेट, तो आप उसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1799 तक उन्होंने मैसूर को समाप्त कर दिया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही मैसूर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। चलिए अगला है आंग्ल मराठा युद्ध और इसमें आप पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1782 ईस्वी में हुआ, ठीक। किसके बीच? अंग्रेजों और मराठों के बीच। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। इसका परिणाम ये हुआ कि इसमें सूरत की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, समय था 1803 से 1806। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें वसीम की संधि हुई, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, समय था 1817 से 1818। आप देख सकते हैं कि अगर आपको याद रखना है तो आप देख सकते हैं कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हुआ था, तो वह उससे जस्ट 100 साल पीछे चले जाइए तो 1818 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसके बीच जिसमें अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य युद्ध हुआ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी मराठा, उनको इन्होंने पराजित कर पूना प्रदेश को अपने अधीन दिया और मराठों का अस्तित्व समाप्त कर दिया इन्होंने। तो 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ और 1820 से ऊपर इन्होंने मराठों को नहीं निकलने दिया। अगला है आंग्ल सिख युद्ध। इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आप देखिए, समय था 1845 से 1846, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ। इसमें लाहौर की संधि हुई, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है आप देखिए पहले ही युद्ध में नहीं जीतते हैं, वह पहले युद्ध में उसे कमज़ोर करते हैं, उसकी कमजोरी को भांपते हैं और दूसरे युद्ध में ही उसे कमज़ोर करते हैं, ठीक है, या उसे पराजित करते हैं। तो पहले बस खाली क्या था इनका कि छेड़ो संधि करो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसमें इन्होंने सिखों के साथ युद्ध किया और यहाँ पे इनका मेन उद्देश्य ये था कि ये सिंधु नदी से आधे जो है सिखों को बढ़ने से रोके। इन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी कि आप सिंधु से पीछे आप रहिए, हम उस साइड नहीं जाएंगे, आप इस साइड मत आइए। चलिए अगला है, इसमें लाहौर की संधि हुई और फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 के बीच, जिसमें अंग्रेज और सिखों के बीच फिर से झड़प हुई और इसमें अंग्रेज जीते और सिख साम्राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। अब है अंग्रेजों का भारत के पड़ोसी देशों के साथ युद्ध। हमने 2 युद्ध पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला है यूरोपियों के आगमन से पूर्व के भारतीय राजाओं वाले और दूसरा यूरोपीय आगमन के पश्चात। उसमें हम एक टॉपिक हमने एक और जोड़ रखा है, जिसमें है अंग्रेजों का भारत के पड़ोसी देशों के साथ युद्ध।
इसमें आप देखेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। इसमें समय है 1814 ईस्वी, और वर्तमान में जो विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के मध्य सुगौली की संधि का, वो संधि यहीं पे हुई थी। इसमें मैं पहले बता दूं इसके विषय में, उसके बाद शुरू करेंगे। जैसे समय था 1814 ईस्वी, और अंग्रेज और नेपाल की गोरखाओं के मध्य हुआ। परिणाम ये हुआ कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई और गोरखाओं की पराजय हुई, ठीक है। गोरखाओं की पराजय के साथ सुगौली की संधि हुई। इसमें अंग्रेजों ने नेपाल से देहरादून, गोरखपुर साइड का एरिया, सिद्धार्थनगर और उत्तराखंड के कई सारे इलाके जो है वह नेपाल से छीन लिए गए। आज हमारे पास जो देहरादून, नैनीताल वगैरह हैं, ये सब नेपाल के इलाके थे। और सुगौली की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने तत्कालीन नेपाल को समेट करके रख दिया और उसके कई सारे इलाकों को छीन लिया था, ठीक है। फिर है आंग्ल बर्मा युद्ध। म्यांमार जो कि हमारा पूर्वी देश है और पूर्वी पड़ोसी देश है, तो उसके साथ भी इसके कुछ युद्ध हुए हैं, वो हम देखेंगे। समय है 1924 से 1926, अंग्रेजों और बर्मा के मध्य हुआ। परिणाम ये निकला कि इसमें बर्मा की पराजय हुई और यानदून की संधि हुई, ठीक है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1852, 1857 की क्रांति से ठीक कुछ पहले ही। और इसमें परिणाम ये निकलता है कि बर्मा की पराजय होती है, फिर संधि हो जाती है। उसके बाद आता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। समय था 1886, और वही है, बर्मा और अंग्रेजों के मध्य हुआ। और इसमें बर्मा को भारत में विलय कर लिया जाता है। 1886 को आप ध्यान रख सकते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं कि एक साल बाद बर्मा को भारत में मिला लिया गया। फिर है आंग्ल अफगान युद्ध। अफगानिस्तान के साथ जो है युद्ध करना, इनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हम उसे जो है एक बफर जोन के रूप में रखें। जैसे कि नेपाल और भूटान है, हमारे और चाइना के बीच में एक बफर जोन का कार्य करता है। हमें यहाँ पर ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि नेपाल चाइना सीधे आक्रमण करेगा तो उसे हमारे तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसी प्रकार उस समय अफगानिस्तान से ऊपर रसिया था और अफगानिस्तान से नीचे इधर अंग्रेज थे भारत में। तो इन्हें ये डर था कि अगर रसिया यहाँ पे आ गया तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इन्होंने अफगानिस्तान से युद्ध किए, उनसे संधि की, लेकिन अफगानिस्तान पर कभी भी कब्जा नहीं किया। तो इसी के मध्य इन्होंने कुछ युद्ध किए अफगानिस्तान के साथ, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। पहला है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। समय था 1839 से 42, ठीक है। और इसमें त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसमें अंग्रेज थे, सिख थे और अफगानिस्तान के शासक थे, ठीक है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1870 से 1880। इसमें गंधमक की संधि होती है। और इसके बाद फिर एक और युद्ध करते हैं 1919 में, यानी कि 1920 से पहले ही द्वितीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो समाप्त होता है 1918 में, तो उससे जस्ट एक साल बाद 1919 में। तो ये तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसमें रावलपिंडी की संधि हुई, ठीक। तो ये थे 3 युद्ध जो उनके साथ हुए। अब हम तो अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे लिखा है तीसरा पॉइंट, स्वतंत्र भारत में भारतीय सेना द्वारा लड़े गए युद्ध। आप लगभग जानते हैं, हम सिर्फ 2 देशों के साथ अभी तक लड़े हैं, पाकिस्तान और चीन। तो 1947 से 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने तत्कालीन जो राज्य था, अपनी देसी रियासत एक तरीके से थी, जम्मू कश्मीर, उस पर आक्रमण किया। और आक्रमण उसने सैनिकों के द्वारा डायरेक्ट नहीं कराया, उसमें कबाइलियों, जो वहाँ के घुसपैठिए थे, कबाइलियों के द्वारा कराया, जो जनजाति थी एक तरीके की। तो इसने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया और वहाँ लूटपाट के साथ साथ जो है बलात्कार जैसे भी केसेस आए। तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा, जिन्होंने पहले भारत में विलय से इनकार कर दिया था, उन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और तब भारतीय सेना ने जो है जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और वहाँ पर जा कर के मोर्चे को संभाला। शायद उस समय हमारा देश जो है जम्मू कश्मीर को पूर्णतः, हमारी सेनाएं जम्मू कश्मीर को पूर्णतः अपने कैप्चर में ले लेती, लेकिन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके हस्तक्षेप के फलस्वरूप जो है हमारी सेनाएं वो नहीं कर सकी और वो इस मामले को उठा करके संयुक्त राष्ट्र संघ तक ले गए, ठीक है, जो कि आज भी फंसा हुआ है, विवादित है। इसके बाद 370 धारा यहाँ के लिए पारित की गई और भी कई सारे काम हुए। तो चलिए वो एक अलग विषय वस्तु है। हम देखते हैं यहाँ पे कि तो जब तक हमारी सेनाएं पहुँची और जो सीज फायर हुआ, तो उसमें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 1/3 कब्जे हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, जिसे वह आज़ाद कश्मीर बोलता है और हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं या फिर गुलाम कश्मीर कहते हैं। चलिए अगला भारत चीन सीमा युद्ध या भारत चीन युद्ध, जिसमें 1962 में चाइना ने जो है हमारे ऊपर जो है छल और कपट से हमारे ऊपर धोखा किया
इससे पहले चल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और अचानक से धोखा दिया उन्होंने और हमारे ऊपर आक्रमण किया। दरअसल 1955 से ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बॉर्डर पे ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी कि चाइना हमारे बॉर्डर को जो है पार कर रहा है और हमें हमारे इस ज़मीन को कैप्चर कर रहा है। लेकिन भारतीय नेताओं ने अहिंसावादी कुछ ज़्यादा ही बन गए और इतना ज़्यादा अहिंसा उन्होंने दिखाई कि मिलिट्री की तरह बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। और 1962 में जो युद्ध हमारे सामने हुआ वो सभी जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान था हमारे लिए। तो चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी चीन ने, और भारत की जितनी ज़मीन को उसने कैप्चर किया था वहाँ पर डेरा डाल करके बैठ गया, और भारत को सारी चीज़ ज़मीन अपनी जो है छोड़नी पड़ी, जो कि आज भी विवाद है। और भविष्य में हो सकता है कि भारत उसके लिए कुछ कदम भी उठाए, लेकिन वो तो बात की बात है। यदि हम हिंसा का पथ छोड़े तब अपनी रक्षा के लिए की गई जो कार्रवाई होती है वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आती है। फिर अब भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ, और इसमें पाकिस्तान का ये मंसूबा हुआ था कि 1962 में जो चीन ने जो आक्रमण किया है उसके तहत भारत काफ़ी कमज़ोर हो गया होगा। तो 1965 में वह भी भारत जो है आक्रमण करके कुछ हिस्सा जो है अपने अंडर में लेना चाहता था, लेकिन वह ये भूल गया कि भारत को इस बीच 3 साल मिल गए थे और भारत फिर भी भारत है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। इसमें महज भारतीय सेना जो है लाहौर से शायद 15 मील की दूरी पर ही बची थी। अगर कुछ टाइम और मिल जाता तो शायद लाहौर भी हमारे कैप्चर में आ गया होता। यहाँ पर जो है भारतीय कैबिनेट का भी शायद प्रेशर रहा हो लाल बहादुर शास्त्री जी पर, हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन। तो उन्हें ताशकंद जाना पड़ा, जहाँ ताशकंद समझौता हुआ और भारत को सारा ज़मीन उन्हें वापस देना पड़ा। और ये हमारे पास मौका था कि हम जम्मू कश्मीर को वापस कैप्चर कर सकते थे उसके बदले में, लेकिन हमारे भारतीयों ने उदारता दिखाई और ऐसा नहीं किया। ये एक घाटा था जिसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का देहावसान भी हो गया। कहा जाता है दिल का दौरा, लेकिन कोई भी प्रूफ रिपोर्ट सामने नहीं आई। फिर है भारत पाक युद्ध 1971। इसमें उस तत्कालीन जो हमारा जो इनका पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे दोनों देशों में एक साथ होते थे और दोनों देशों का एक ही राष्ट्रपति होता था। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसमें पूर्वी जो थे बंगाल के, ठीक है, सॉरी, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, और पूर्वी पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान, वह प्रधानमंत्री की पद जो था वो जीत गए थे। इस वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान से कोई प्रधानमंत्री बने, इसलिए वह वहाँ पर जो है कत्लेआम करा रहा था। और इसके तहत जो है कई जितने बांग्ला बोलने वाले थे वह भारत में शरणार्थी आ रहे थे, और शरणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या भारत के लिए खतरा थी, क्योंकि भारतीय सरकार उन्हें कहाँ से कहाँ तक की संभाल सकती थी ये सभी जानते थे। तो इंदिरा गांधी जी का पहले से ही मूड था कि क्यों ना इसे तोड़ा जाए, लेकिन पाकिस्तान ने आक्रमण किया और ये उसके लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही, क्योंकि भारत जो है अंदर ही अंदर हस्तक्षेप कर रहा था, अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा था, और पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था। इसलिए उसने भारत के आगरा, पठानकोट जैसे कई सारे, दिल्ली वगैरह जो प्रमुख हवाई अड्डे थे वहाँ पर इसने हवाई हमले किए, जिसके जिसके कारण भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा। भारत ने उसका करारा जवाब दिया और 1971 में पाकिस्तान को हरा करके 90,000 सैनिकों को जो है आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। और ये आज तक का विश्व का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण है जो भारतीय सेनाओं ने कराया, उनकी सेना को, 90,000 सैनिकों को। और इसमें एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसकी आज हम 50वीं सालगिरह मना रहे हैं 2021 में। चलिए अगला कारगिल युद्ध 1999 में। कारण वही है, जम्मू कश्मीर को हथियाना। ये जम्मू कश्मीर को हथियाना चाह रहे थे, इसलिए ठंडुओं में ही शिमला समझौता के तहत हम जो है 1971 में शिमला समझौता हुआ था। तो 1999 शिमला समझौता के तहत ये रहता था हर बार कि जब भी विंटर आती थी, सर्दियाँ आती थी, तो बर्फ़बारी के टाइम पे हमारी सेना भी पीछे आ जाती थी, उनकी सेना भी पीछे चली जाती थी, और जब गर्मियाँ आती थी हम फिर से अपना जो था हमारे बंकर थे उनको कैप्चर कर लेते थे। लेकिन सर्दियों में इन्होंने जो है वहाँ पर हमला किया, और हमला नहीं, एक तरीके से घुसपैठ की और जाकर के ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा किया। भारतीय सेना को जब ये पता चला तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी चेक करने के लिए, उन पर फायरिंग हुई। उसके पश्चात हमने अपनी सीमाएं जो है वापस पाने के लिए हमने एक अभियान छेड़ा, और जिसे ऑपरेशन विजय कहते हैं, और यही कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता ये यदि पूछी जाती है तो इसकी विशेषता यही है कि भारतीय सेना ने विदेशी भूमि पर नहीं बल्कि अपनी भूमि पर युद्ध लड़ा, और इसमें भारतीय के काफ़ी सैनिक हताहत हुए, क्योंकि तत्कालीन वायुसेना, थल सेना और नौसेना के बीच में सीडीएस जैसा पद नहीं था, इस वजह से समन्वय की संभावना कम थी। और दूसरी बात ये थी कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही सतर्क कर दिया था कि पाकिस्तान ऐसा कदम उठाने वाला है, लेकिन भारत के राजनेताओं द्वारा इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। और भारतीय राजनीति इसी विषय में बेकार है कि वह राष्ट्र की जगह स्वयं को अधिक प्राथमिकता देती है।
चलिए अब फिलहाल इस समय की सरकार है तब भी थोड़ा सही है। अब इसमें हम देखते हैं क्या हुआ। भारतीय सेना और जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों के में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को वापस हटना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारतीय सेनाओं की कार्रवाई के कारण। और भारत ने अपनी वापस उन चोटियों को हासिल किया और अब वर्तमान में हम उन चोटियों पर ठंडियों में भी रहते हैं। चलिए, तो ये थे भारत के प्रमुख युद्ध जिनके विषय में हमने बात की। और इसमें हमने 3 पार्टों को डिवाइड करके किया। मेरे ख्याल से इस सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। बीओसी सर्टिफिकेट की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, और वैसे भी एक एनसीसी कैडेट होने के नाते आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसे नोट करें और इसका रिवीजन करें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।